यहाँ पर ध्यान तो आप लोगों का नेक्स्ट जो सेक्शन हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं, जो सेक्शन ट्रिगो और अलजेब्रा होने के बाद थर्ड सेक्शन इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोगों के लिए एकदम ऐसा तो नहीं कि जो सुना ही नहीं है ना, आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो बहुत टाइम से सुनते आ रहे हो। यहाँ पर दो पार्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। अभी तक ठीक है, आप लोग 3D तक कभी नहीं पहुंचे हो, बट आप लोग को 3D तक भी पहुंचना पड़ेगा। तो हमें 2D और 3D इन दो चीजों में डिस्कशन करना है। 3D जो होगा मेनली थोड़ा सा पार्ट, बेसिक पार्ट 11th में आएगा, बट बाकी सब तो 12th में। 2D के अंदर हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर उसके बाद आएगा आप लोगों का स्ट्रेट लाइन, है ना। पूरा अगर ब्रेकिंग में ये देख ले कि इसमें करने क्या क्या बात है, स्ट्रेट लाइन होगा। तो देन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, जिसके बारे में आप लोगों को टेक्स्ट बुक में अलग से कोई चैप्टर्स नहीं है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, बट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आएगा तो आपको उसके बाद का जो चैप्टर होता है कोनिक सेक्शन, वो पता चलेगा। और कोनिक सेक्शन में वापस 4 पार्ट, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। इतनी चीजें आप लोगों को 2D के अंदर डिस्कशन करना पूरे पूरे। और 3D में हम लोग सीखेंगे उसका बेसिक कंसेप्ट, वेक्टर, फिर वेक्टर के अंदर वापस 3 पार्ट होता है। स्केलर प्रोडक्ट थोड़ा बहुत आप लोगों ने फिजिक्स में डिस्कस किया होगा, स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, और फिर होता है ट्रिपल प्रोडक्ट। ट्रिपल प्रोडक्ट में वापस 2 पार्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, राइट। फिर वेक्टर के बाद आएगा 3D। 3D के अंदर लाइन इन स्पेस, मतलब एक लाइन 2D में होता है, एक लाइन 3D में होता है। इस रूम के अंदर जो लाइन होगा वो लाइन इन स्पेस हो गया, और प्लेन। और ये सारी चीजें जो है, ये पूरा पार्ट हम लोग, मोस्ट ऑफ द पार्ट हम लोग 12th में डिस्कस करने वाले हैं। अभी जो हमें डिस्कस करना वो ये वाला पार्ट है।
तो सबसे पहले अगर बेसिक कंसेप्ट अगर देखा जाए तो सब लोगों को जितनी चीजें पता होनी चाहिए। ऑब्वियसली 2 डायमेंशन की बात है तो सबको ये पता है कि भाई 2 डायमेंशन की बात हो रही है तो एक्स वाई प्लेन की बात है, सही है। एक्स वाई प्लेन पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट होते हैं? एक्स एक्सिस पे टोटल कितने पॉइंट हैं? इनफाइनाइट। और वो हर पॉइंट एक कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। वो कंडीशन क्या होती है? हर एक का वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। और हर एक का वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, इसलिए एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होता है? y = 0। और y एक्सिस पे कितने पॉइंट हैं? वो सब में भी एक पॉइंट कंडीशन कॉमन है, x = 0। इसलिए y एक्सिस की इक्वेशन क्या है? x = 0। बाकी आप सबको पता है कि यहाँ पर x पॉजिटिव y पॉजिटिव, यहाँ पर x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव। कौन से क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव सब चीज आप लोगों को आइडिया है। दिस इज ओरिजिन। फिर आप लोग अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर मेरे पास एक कोऑर्डिनेट है 2,3 नाम का, तो ऑब्वियसली दोनों पॉजिटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा? और इस 2,3 का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना? 3 और वाई एक्सिस से 2। मतलब ये जो होगा आप लोगों का एक्स एक्सिस से आप लोग बोल लो कि इसका डिस्टेंस 3 होगा। इसका कि यहाँ पर जो पॉइंट होगा वो 0,3 होने वाला है। मतलब यहाँ से अगर हम लोग वाई एक्सिस पर अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पर जिस पॉइंट पर वो कोऑर्डिनेट इंटरसेक्ट करेगा वाई एक्सिस, मतलब जो लाइन इंटरसेक्ट करेगा वहाँ का कोऑर्डिनेट 0,3। इसलिए हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस कितना होगा? 3। और ये डिस्टेंस 2, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट। तो जब आप एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे ये पॉइंट हो जाएगा आप लोगों का 2,0। जहाँ पर 90 डिग्री बनता है उस पॉइंट को बोलते हैं फूट। क्या बोलते हैं? फूट। तो कुछ 2,3 का एक्स एक्सिस पे फुट किया होगा तो हम आंसर क्या देंगे? 2,0। वाई एक्सिस पे फुट किया होगा तो 0। ठीक है। और बहुत सारे फुट्स को जोड़ा जाएगा तो मतलब जैसे उसका प्लूरल फॉर्म होगा तो फिट्स हो जाएगा। तो कभी भी अगर आप लोगों को फुट या फिट की बात आती है तो आपको समझ आएगा जहां पर 90 डिग्री बन रहा है उस पॉइंट्स को लेके कुछ तो क्वेश्चन बन रहा है। डिस्टेंस फॉर्मूला 10 में पढ़ चुके हो, राइट? सब लोग को आता है कि यहाँ पर कोऑर्डिनेट अगर आपका x1, y1 है, ये कोऑर्डिनेट आपका x2, y2 है, तो इनके बीच का डिस्टेंस जो होगा फॉर्मूला आप लोग को पता है। और वो ये बता सकते हो फॉर्मूला बनी कैसे? स्लोप फॉर्म से डिस्टेंस बनेगा। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, ये डिस्टेंस कितना? y1। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये डिस्टेंस कितना? y2। राइट। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये डिस्टेंस कितना? x2 और ये x1। ठीक है। इसको अगर मैं और एक्सटेंड कर दूं इस लाइन को, यहाँ पर कहीं पर 90 डिग्री लगता है, ये छोटा सा एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको? ये लेंथ कितना? x2 माइनस, ये पूरा x2 था उसमें से ये x1 है तो ये कितना है? x2 माइनस ये पूरा ये, तो ये क्या होगा? y2 माइनस ये डिस्टेंस y2 माइनस y1, ये डिस्टेंस पाइथागोरस लगाओगे तो फिर राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस लगाओगे ये मिल जाएगा आप लोगों को। ये क्या मिलेगा आप लोगों को? इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो पाइथागोरस से क्या हो जाने वाला है? AB इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस डिस्टेंस इतना डिस्टेंस तो मेरे को तो 5 आ जाएगा पाइथागोरस से वर्क किया, राइट? ये आप लोगों को आइडिया नहीं। फिर आप लोगों को ये पता होना चाहिए सेक्शन फॉर्मूला क्योंकि टेस्ट में पढ़ चुके ये। पर टेस्ट में जो आप लोग पढ़े थे सेक्शन फॉर्मूला उसमें सिर्फ आप लोग इंटरनल डिवीजन की सेक्शन फॉर्मूला पढ़ते हैं, उसमें भी 2 पार्ट होगा, इंटरनल डिवीजन एंड एक्सटर्नल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन एंड एक्सटर्नल डिवीजन।
ऐसा डिस्कशन करते थे ना अपने कि भाई अगर ए बी एक लाइन सेगमेंट ए बी एक लाइन है और सी एक पॉइंट है, अगर वो ए बी को इंटरनली एम इज एन के रेशियो में अगर डिवाइड कर रहा है, के रेशियो में अगर डिवाइड कर रहा है, इंटरनली डिवाइड करें तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज x1, y1 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ b इज x2, y2 and suppose coordinate of c is x, y, then what is coordinate of x? क्या था? mx2 plus divide by plus n and y coordinate y2 plus n y1 divide by, हम इतना ही करते थे, इनको अगर ऑपोजिट वर्टेक्स के साथ मल्टीप्लाई करते थे, x कोऑर्डिनेट होगा तो mx2 plus nx1 डिवाइड बाय m प्लस n, सेम फॉर द y कोऑर्डिनेट। वापस ये कैसे आ गया? देखो पढ़े हो सेक्शन फॉर्मूला तो आपको ये पता ही होगा, पता होना चाहिए कि भाई ये फॉर्मूला बनती कैसे है, ऐसे थोड़ी हवा से आई होगी। और आप लोग फॉर्मूला रटते हो इसलिए आप लोग को कंसेप्ट क्लियर नहीं है चीजों को लेकर, तो बता सके कि भाई ये सेक्शन फॉर्मूला जो कैसे बनाते हैं। ये डिस्टेंस फॉर्मूला पाइथागोरस से बना है, डिस्टेंस फॉर्मूला एक नोटबुक में ट्राई करो, आपको सेक्शन फॉर्मूला डिराइव करना है कैसे। प्रोजेक्ट में बहुत सारे बच्चे जिनके पेज 90% के ऊपर है, ये भी पता था कि इसका सेक्शन फॉर्मूला डिराइव करने के लिए 2 स्टेप की जरूरत है।
ये यहाँ पर नहीं आए तब नहीं आए। इसलिए आप लोग को 11th में इसकी प्रॉब्लम जो होती है ना, क्वेश्चन नहीं बनते हैं, वो इसलिए बिकॉज अभी भी आप लोग वही चीजें रखते हो, समझते नहीं है। जैसे मैं ना वही सेक्शन फॉर्मूला पढ़ लिया, एक्सरसाइज भी कर ली थी, मार्क्स भी आ गए, पर कहाँ से आया नहीं पता। ये आपके पास एक लाइन है AB, A का कोऑर्डिनेट x1, y1, B का कोऑर्डिनेट x2, y2, C जो है वो इसको कौन सी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, n इसे n रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। मैं यहाँ से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ, यहाँ से अगर एक पर्टिकुलर ड्रॉप करूँ, यहाँ से अगर एक पर्टिकुलर ड्रॉप करूँ, तो यहाँ पर मुझे दो ट्राइंगल दिखेंगे। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसको नाम दे देते हैं D और E। अब मुझे बता तो ये डिस्टेंस कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना, y2, राइट। ये कितना y, अगर ये y है तो डिस्टेंस कितना, और ये पूरा y2 बराबर है, तो ये कितना बचेगा, y2 माइनस y, करेक्ट। उसी तरह से ये डिस्टेंस कितना, यहाँ से लेके y एक्सिस तक का डिस्टेंस कितना, इससे लेके y एक्सिस तक का डिस्टेंस कितना, तो ये कितना, x2 माइनस x। अब ये बड़े वाले ट्राइंगल की बात करते हैं। इस बड़े वाले ट्राइंगल में ये कितना, y2 माइनस y1, राइट। और ये कितना, x2 माइनस x1। अब ये जो ट्राइंगल है आपके पास, ट्राइंगल ABE और ट्राइंगल CBD, इनके बीच में कोई रिलेशन है, कैसे ट्राइंगल है, सिमिलर ट्राइंगल से, सिमिलर ट्राइंगल नाम के पूरा चैप्टर था आप लोगों को। कैसे ट्राइंगल, ये तो सिमिलर ट्राइंगल की कंडीशन क्या होती है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। ये तो मानते हो कि सिमिलर ट्राइंगल के हिसाब से आप लोग पढ़ चुके हो कि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। अगर कौन कौन से ट्राइंगल इसमें सिमिलर ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABE सिमिलर विथ, इसके साथ सिमिलर है APE सिमिलर विथ CBD। और अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर थे, इसका करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा, तो किस चीज का लिखो, तो ये तो आपको इतना से बता दे, बताओ कौन कौन सा रेशियो सेम होगा, AB अपॉन CB is equal to BE upon BD is equal to AE upon CD। करेक्ट। AB का लेंथ m प्लस n ना, BC का लेंथ n, BC का लेंथ n, B y2 माइनस y1, BD y2 माइनस y, सेम AE x2 माइनस CD। तो इसके साथ सोल्व कर लेना, y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, इसको इसके साथ सोल्व कर लेना, x कोऑर्डिनेट। जो फॉर्मूला दिखी ना, तो वो कहाँ से है, सिमिलर इक्वेशन ट्रायंगल का है। डिस्टेंस फॉर्मूला कहाँ से है, पाइथागोरस से है। तो सिमिलर ट्रायंगल का आपको 10th में पूरा चैप्टर है, राइट। तो फॉर्मूला ये अगर पूछे आप लोग कि भाई ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो कहाँ से बनता है, तो पाइथागोरस से बनता है। सेकंड फॉर्मूला कहाँ से बनता है, तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल को यूज करके बनता है, राइट। पर हाँ ठीक है ना, समझ आ गया ना। तो कुछ पूछने कोई नहीं वाला है, बट आपको पता होना चाहिए कि भाई बनता कहाँ सब कुछ। तो आप वो चीजें तो कभी भी अनएक्सपेक्टेड की अगर स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं पूछ के कोई अगर अनस्टैंडर्ड फॉर्म पूछ तो वहां पर आपको अप्लाई कर सको आप।
इसलिए सब जानना जरूरी होता है। अब ये जो डिवीजन है उसमें लिखा है कि सेक्शन फॉर्मूला दो टाइप के होते हैं, इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन। वो एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब क्या होगा? अभी आप लोग का सी पॉइंट है कहाँ पर है? इंटरनली है, इसको क्या बोलते हैं? सी इज ए पॉइंट विच डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी इंटरनली इन द रेशियो ऑफ x/n। अब वही एक लाइन सेगमेंट है ए बी नाम का, बट सी एक पॉइंट है वो बाहर की तरफ है, रेशियो अभी भी वही है m/n, पहले भी वही था अभी भी वही है, बट इसको बोला क्या जाएगा? सी जो पॉइंट है वो ए बी लाइन सेगमेंट को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, कौन से रेशियो में? m/n के रेशियो। तो क्या फर्क पड़ता है अगर इंटरनली डिवाइड करेगा और एक्सटर्नली डिवाइड करेगा? तो एक बार चेक करते हैं। a का कोऑर्डिनेट x1, y1, b का कोऑर्डिनेट x2, y2, c का कोऑर्डिनेट x, y। तब इसमें मैं अगर इंटरनल डिवीजन की फॉर्मूला लगाऊं तो मैं ऐसे बोलूं तो b एक ऐसा पॉइंट है जो ऐसी लाइन सेगमेंट को m माइनस n/n के रेशियो में डिवाइड करता है। बोल सकते हैं अगर ये m है, ये n है, तो ये कितना बचा? m माइनस n। तो अब इसको ऐसे स्टेटमेंट दे सकते हैं ना कि ऐसी लाइन सेगमेंट को b कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है? m माइनस n/n के रेशियो में। इंटरनल डिवीजन की फॉर्मूला या कंसेप्ट हमारे पास ऑलरेडी है। उसका ये जो x2 कोऑर्डिनेट है, x2 कोऑर्डिनेट को आप क्या लिख सकते हो? m माइनस n इंटू x प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाय m माइनस n प्लस n। तो क्या बचेगा? m। सिमिलरली अगर y कोऑर्डिनेट की बात करें तो y2 किसके इक्वल? m माइनस n किसके साथ मल्टीप्लाई? y के साथ मल्टीप्लाई। m माइनस n किसके साथ मल्टीप्लाई? y के साथ। n किसके साथ मल्टीप्लाई? y1 के साथ डिवाइडेड बाय m माइनस n प्लस n। m इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। mx2 इज इक्वल टू mx या फिर इसका लेते हैं m माइनस n इंटू x प्लस nx1। ये nx1 को तरफ शिफ्ट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? mx2 माइनस nx1 इज इक्वल टू m माइनस n इंटू x। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ x? mx2 माइनस nx1 डिवाइडेड बाय। अब देखो तो आपका इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन की फॉर्मूला में सिर्फ प्लस माइनस का फर्क के बाकी पूरा है। यहाँ पर mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस n होता है और यहाँ पर mx2 माइनस nx1 डिवाइड बाय m माइनस n। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर आप सोल्व करोगे तो my2 इज इक्वल टू m माइनस n इंटू y प्लस my1। my1 को शिफ्ट किया जाएगा तो my2 माइनस my1 इक्वल टू m माइनस n इंटू y। therefore the coordinate of y is my2 माइनस my1 डिवाइड बाय। तो इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन की फॉर्मूला में किसका डिफरेंस बना है? प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। आप ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो यहाँ पर ए बी के बीच का डिस्टेंस कितना है? n प्लस n। और यहाँ पर ए बी के बीच का डिस्टेंस कितना है? n माइनस n। तो क्योंकि आपको ए बी लाइन सेगमेंट की बात हो रही है तो फिर m माइनस n के टर्म्स में आना चाहिए, है ना? और सिंपल है, इंटरनल डिवीजन होगा तो आपको प्लस वाला यूज करना है और एक्सटर्नल डिवीजन होगा तो माइनस वाला यूज करना है, राइट? अब कैसे पता चलेगा इंटरनल एक्सटर्नल? वो हमारा टेंशन है, क्वेश्चन में दिया होता है। तो क्वेश्चन में मेंशन होगा, अगर बहुत बेसिक लेवल पे कोई क्वेश्चन पूछ लिया अगर स्कूल के एग्जाम में तो आपको मेंशन होगा कि भाई सी जो पॉइंट हो ए बी लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड कर रहा है कि एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो आपको पता चल जाएगा फॉर्मूला से आपको यूज करना है। अगर आप लोग को ऐसे दिया जाए एक कोऑर्डिनेट है 3,5, बी एक कोऑर्डिनेट है -1,4 और अगर मुझे बोला जाए कि ए बी लाइन सेगमेंट को एक्सटर्नली सी पॉइंट डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 2:5, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। सी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो आपको बोल दिया कि भाई कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है? एक्सटर्नली। सी जो पॉइंट है ए बी लाइन सेगमेंट को कैसे डिवाइड कर रहा है? एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। कौन से रेशियो में? 2:5 के रेशियो में। तो 2:5 के रेशियो में अगर डिवाइड कर रहा है तो यहाँ
पर आपके पास a का कोऑर्डिनेट 3,5 है, b का कोऑर्डिनेट -1,4 है, c जो पॉइंट है वो आप लोगों का AB लाइन सेगमेंट कहीं तो बाहर है और रेशियो कितना है 2:5। तो मुझे बता सकते हो C पॉइंट B के इस तरफ होगा कि A के उस तरफ होगा, ये भी तो पता चलना चाहिए। A के उस तरफ होगा, भाई डिस्टेंस किसका ज्यादा है B का ज्यादा है। भाई 2:5 का रेशियो है तो 5 बड़ा है 2 से, तो 5 बड़ा है तो A को C को कहाँ होना चाहिए था, इस तरफ होना चाहिए था। तो फिर हम बोल सकते हैं कि भाई ये 2 का रेशियो और ये 5 का रेशियो, तो वो आप लोगों को रेशियो से पता चल जाता है भाई किस तरफ होगा वो पॉइंट। और हमें ये C कोऑर्डिनेट पता करना है, हमें ये C कोऑर्डिनेट पता करना है। तो मुझे बताओ, मैंने फॉर्मूला आपको डिराइव कर दिया है और फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू कैसे मल्टीप्लाई करो, फॉर्मूला है आपके सामने mx2 माइनस nx1 डिवाइडेड बाय m माइनस mx2 माइनस nx1 डिवाइडेड बाय m माइनस n। तो mx2 इसमें आप लोगों का m और n कौन x1 y1 कौन, काफी बार बच्चों को ये तो पता होता है, फॉर्मूले में रट के जाते हैं ना, यूज करना नहीं आता। ये नहीं समझते कि m कौन n कौन x1 कौन y1 कौन x2 कौन y2 कौन। आपके साथ इसमें x1 y1 किसको लेना है मुझे और x2 y2 किसको लेना है, x1 y1 3,5, ठीक है, ये x1 y1 है, ये x2 y2, तो ये 2 और ये 5, ये 2 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सिंपल सा है, जिसके साथ वो जोड़ता है उसके ऑपोजिट के साथ मल्टीप्लाई होता है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। इसमें भी आप जब मल्टीप्लाई करते हो m किसके साथ मल्टीप्लाई करते हो, ऑपोजिट वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हो, n किसके साथ मल्टीप्लाई करते हो, ऑपोजिट वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हो। यहाँ पर भी m किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, ऑपोजिट वाले के साथ मल्टीप्लाई हुआ, n किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पर ऑपोजिट साइड मतलब जिसके साथ m का रेशियो बना रहा है उसको नहीं चाहिए, दूसरा जो होता है उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो उसके हिसाब से यहाँ पर ये जो 2 है वो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, -1 के साथ, तो mx2 फिर माइनस nx1 माइनस nx1, तो 5 किसके साथ 3 के साथ और डिवाइडेड बाय 2 माइनस 5। ऑर्डर में ध्यान रखना, अगर इसको m और n लिया तो फिर नीचे m माइनस n ही होगा, फिर n माइनस m कर लोगे तो भी गड़बड़ है। और अगर फिर भी समझ नहीं है तो इतना दिमाग नहीं चलता अपना, इतना तो कौन दिमाग लगाएगा, तो फिर ठीक है ना, आपको इंटरनल डिवीजन तो टेस्ट लेवल पे पढ़ चुके हो, तो आप इसका एक्सटेंड यूज ही मत करो। ये कितना है पूरा 5, ये कितना है 2, तो ये कितना हुआ 3, तो आप ऐसे सोचा करो। अगर एक्सटर्नल डिवीजन समझ में नहीं आता है तो आप इसको वैसे ले लो कि सीबी लाइन सेगमेंट है, उसको ए जो है वो इंटरनली कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है 2:3, और इंटरनल डिवीजन की जो फॉर्मूला आती है अपने को उसके हिसाब से क्या लिखोगे, इसको फिर 3 इक्वल टू 2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू x डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2, तो भी आपको एक्सटर्नल मिल जाएगी, ठीक है। इंटरनल या फिर एक्सटर्नल, अगर एक्सटर्नल समझ में आता है तो उससे अच्छी बात कुछ नहीं, समझ में आना चाहिए, क्योंकि आगे जाके भी आप लोगों को ऐसा नहीं कि ऐसे ही क्वेश्चन में एक्सटर्नल डिवीजन की जरूरत पड़ेगी, और भी क्वेश्चन देने की जरूरत पड़ेगा, तो आप लोग को समझना जरूरी है। और नहीं समझाने वाली ऐसी कोई बात भी नहीं है, नाम में देखो ना इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल डिवीजन की फॉर्मूला मतलब जो सी पॉइंट इनसाइड ऑफ द लाइन सेगमेंट, और एक्सटर्नल तो उसके बाहर है, तो सबको डिसाइड करने को कौन सी तरफ बाहर है, और रेशियो से पता चल जाएगा कौन सी तरफ बाहर, ठीक है। फिर आप लोग ऐसे क्वेश्चन करते थे 10th में, a 3,5 है, b -1,4 है, बोला गया कि इस लाइन सेगमेंट को y एक्सिस जो है वो डिवाइड कर रहा है, आपको पता करना है कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इस AB लाइन सेगमेंट को y एक्सिस जो होगा, बताइए कोऑर्डिनेट का है 3,5, इसका डायग्राम एक बार बनाने की ट्राई करें।
3,5 फर्स्ट क्वाड्रेंट, -1,4 सेकंड क्वाड्रेंट। इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो y एक्सिस कहीं ना कहीं रेशियो में कट करता होगा ना, आपको रेशियो पता करना है। कर देते थे क्वेश्चन टेंशन कैसे करते? ठीक है, y एक्सिस से तो ये पक्का है कि भाई इसका x कोऑर्डिनेट तो क्या होगा 0, y कोऑर्डिनेट पता नहीं है, वही पता करना है। तो ये क्या रेशियो लेते थे k/1, क्या रेशियो लेते थे? नॉर्मल हमारा रेशियो क्या होता है m/n, n और n भी ले सकते हो, पर m और n लोगों को कितना नॉन सोल्व करने पड़ेंगे तो, और m/n का मतलब ये हुआ ना m/n/1, तो अगर n से डिवाइड कर लो तो m एक कांस्टेंट है, n एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट पे कांस्टेंट होगा तो एक ही कांस्टेंट, तो फिर मैं दो कांस्टेंट क्यों यूज कर रहा हूं, मतलब दो वेरिएबल क्यों यूज कर रहा हूं? हम बेटर है कि क्या यूज करेंगे a/1। जब भी आपको रेशियो फाइंड करना हो तो कभी भी n/n मत यूज करो, बिकॉज़ उसमें दो अननोन सोल्व करना पड़ेगा, इसमें एक ही अननोन सोल्व करना पड़ेगा। फिर x कोऑर्डिनेट अगर लेते हैं तो कितना है उसका कोऑर्डिनेट 0, 3 into k 3k, -1 into 1 तो -1 divided by k plus 1, 0 into k plus 1, 0 0 equal to 3k -1 तो k equal to, जैसा कि y एक्सिस कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है 1:3 के रेशियो में, और कैसे डिवाइड कर रहा है इंटरनली एक्सटर्नली इंटरनली कैसे डिवाइड कर रहा है वो हमें भी पता था कि भाई एक पॉइंट अगर सेकंड क्वाड्रेंट में, एक पॉइंट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो y एक्सिस एक्सटर्नली डिवाइड कर ही नहीं सकता है, तो डेफिनेटली y एक्सिस कैसे डिवाइड करता होगा इंटरनली डिवाइड करता होगा। और अब आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन a 3,5 b -1,4 इस लाइन सेगमेंट को एक दूसरा लाइन है 2x - y + 3 = 0 ना, और एक पता नहीं कि कोई भी लीनियर इक्वेशन जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन देता है, तो ये पता है इसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, क्यों लीनियर बोलते हैं, और कोई भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, आपको बोले कि इस लाइन सेगमेंट को ये लाइन सेगमेंट एक रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वो रेशियो उसे बड़ी अगर y एक्सिस राइट एक्सिस लेंगे तो कोई भी लाइन दे सकते हैं। तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, जैसे इस केस में क्या था कि डायग्राम से कोऑर्डिनेट का पोजीशन से हमें ये पता था कि y एक्सिस जो होगा वो तो इंटरनली ही डिवाइड करता है, तो एक्सटर्नली डिवाइड नहीं करता। इसमें आपको ये नहीं पता है कि ये जब इसको डिवाइड करेगा तो यहाँ से पास होके जाता होगा कि AB के लाइन सेगमेंट के बाहर से पास होके जाता होगा। एक मीन मुझे यही नहीं पता है कि ये जो लाइन सेगमेंट है वो AB को इंटरनली डिवाइड करेगा कि एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। तो हम क्या करेंगे, जब हमें सिक्योरिटी नहीं है, जिसमें सिक्योरिटी है कि भाई इंटरनली डिवाइड करेगा, जिसमें सिक्योरिटी नहीं कि कैसे डिवाइड करेगा, तो हम बाय डिफॉल्ट हमेशा ये लेके चलेंगे जो इंटरनली डिवाइड करेगा। तो हम ऐसे क्या लेके चलेंगे, हम हो सकते हैं कि हमारे एजम्पशन गलत भी हो, वो हमें पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा, अगर मैंने मान लिया कि 2x - y + 3 = 0 लाइन सेगमेंट है, वो AB को k/1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, बट कैसे डिवाइड कर रहा है अभी इंटरनली डिवाइड कर, ये मेरा एजम्पशन है, नॉट ऑलवेज ट्रू, मे बी आई एम रॉन्ग, राइट, पर कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा ये जो C पॉइंट है वो कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है k/, तो व्हाट इज कोऑर्डिनेट ऑफ C, 3 × 1 is 3, k × -1 is -k divided by k plus 1, और यहाँ पर k 1 × 5 5 plus 4 × k is 4k divided by k plus, ये किसका कोऑर्डिनेट है C का कोऑर्डिनेट का। जब मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ कि 2x - y + 3 = 0 जो है वो AB लाइन सेगमेंट को इंटरनली कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है k/1 से डिवाइड कर रहा है, ये किसका कोऑर्डिनेट है C का, और ये C कोऑर्डिनेट कहाँ लाई करता है लाइन पे, अगर इस लाइन पे लाई कर रहा है तो लाइन को सेटिस्फाई करना चाहिए,
अगर ये पॉइंट अगर लाइन पे है तो लाइन को सेटिस्फाई करता होगा तो लाइन पे पुट कर देते हैं। x की जगह पर 3 माइनस a अपॉन a प्लस 1, y की जगह पर 5 प्लस 4k अपॉन a प्लस 1 प्लस 3 इक्वल टू 3। यहाँ पर कैसा था कि y एक्सिस का आपको पता था कि x कोऑर्डिनेट आपका 0 है, आपने x कोऑर्डिनेट के साथ डायरेक्टली इक्वेट कर दिया, राइट। यहाँ पर आपको पता ही नहीं कि कैसे डिवाइड कर, तो पहले तो मैंने अज्यूम कर लिया कि इंटरनली डिवाइड कर रहा है, पॉइंट निकाल लिया, वो पॉइंट कहाँ पर है, लाइन पे है, तो लाइन को सेटिस्फाई करेगा। अब इसको क्रॉस कमर्शियल तो ब्रैकेट ओपन करो तो क्या होगा, 6 माइनस 2k माइनस 5 माइनस 4k प्लस 3k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 6 माइनस 2k माइनस 5 माइनस 4k 3k प्लस 3 इक्वल टू 0 इंटू k प्लस 1 तो 0 हो जाएगा, राइट। सारे k को साथ में करते हैं, माइनस 2k माइनस 4k माइनस 6k प्लस 3k माइनस 3k, सारे कांस्टेंट को साथ में करते हैं, 6 माइनस 5 1 1 प्लस 3 4 इक्वल टू 0। तो व्हाट इज 3k, माइनस 3 को तो देगा प्लस 3k, तो 3k इक्वल टू 4, तो k इक्वल टू 4/, तो कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 4:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। 4/3 आना तो कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 4:3 के रेशियो में। अब मुझे कैसे पता चला कि मैंने जो अज्यूम किया तो सही है कि गलत, मैंने क्या अज्यूम किया, वो कैसे पता कि वो सही था कि गलत था, तो यहाँ से बता सकता है। k की वैल्यू अगर पॉजिटिव में क्योंकि रेशियो था, डिस्टेंस का रेशियो, वो कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। अगर k अगर पॉजिटिव में आया इट मींस कि आपका अजम्पशन सही है, मैंने जो अज्यूम किया बराबर है। ये लाइन AB लाइन सेगमेंट को इंटरनली लास्ट में मैं लाइन लिख के आऊंगा, ये सब आप लोगों को बोर्ड लेवल पे करना है, टेक्स्ट बुक में आपके स्कूल में आ सकता है। तो आप क्या लिखे होगे लास्ट में जब आप स्टेटमेंट लिखोगे तो 2x माइनस 3y सॉरी 2x माइनस y प्लस 3 इक्वल टू 0 लाइन डिवाइड इंटरनली लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो ऑफ 4:3। पर वही किया अगर -4/3 आता, इसका मतलब क्या कि हमारा एजम्पशन रॉन्ग है। डिवाइड का भी 4:3 में कर रहा है, बट ठीक है। तो k की वैल्यू से आपको पता चल जाएगा कि आपका एजम्पशन सही की वजह आप लेके चलोगे हमेशा एक्सटर्नल, लेकिन आपको उसको कभी भी एक्सटर्नल लेके नहीं चलना। आपका एक्सटर्नल होगा तो लास्ट में आपका k का वैल्यू नेगेटिव आएगा, तो k कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, इसकी डिस्टेंस करेक्ट, इसका हमारा एजम्पशन गलत है। तो अब लास्ट में लिख देना कि भाई 4:3 के रेशियो में कैसे डिवाइड कर रहा है, क्लियर। तो सेक्शन फॉर्मूला जो हम लोग पढ़ चुके ऑलरेडी, तो उसमें बस इंटरनल डिवीजन आप पहले पढ़े थे, एक एक्सटर्नल डिवीजन नाम की भी चीज होता है, वो क्या होता है आपको समझाऊंगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, ये दो चीजें आपको पहले तो क्लियर हो। वैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल भी पता होना चाहिए, बट एरिया ऑफ ट्राइंगल हम लोग ऑलरेडी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में मैंने आप लोगों को समझाया था। एरिया ऑफ ट्राइंगल के अलग अलग फॉर्मूला कौन कौन सी थी बता दो। एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर आप लोग को जरूरत पड़ती है तो आपके पास कौन कौन सी फॉर्मूला है, फर्स्ट ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, ये था। फिर सेकंड हीरोज फॉर्मूला, वो मैंने आपको डिराइव करके दिया था हाफ एंगल फॉर्मूला को यूज करके। क्या था एरिया ऑफ ट्राइंगल, रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, वेयर एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 है ना, जो सेमी पेरीमीटर हम लोग बोलते हैं। फिर थर्ड वाला क्या था, एक ये था हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेसेंट साइड, प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेसेंट साइड इनटू क्या था, इनटू साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल। तो क्या मतलब था कि अगर ये ट्राइंगल एबीसी है आपके पास बेस और हाइट नहीं है, जो नॉर्मली अब नहीं होगा, है ना, बड़े हो गए आपको बेस और हाइट थोड़ी दे देंगे।
कि डायरेक्ट अप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला, राइट। तो आपको क्या देंगे, ए बी देंगे, बी सी देंगे और आपको हो सकता है कि एंगल दे दे, तो फिर आपको बेस और आई की जरूरत नहीं, आप इसको यूज करोगे। आपको प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेसेंट साइड इनटू साइन ऑफ इंक्लूड एंगल, आप कोई भी दो एडजेसेंट साइड लेके सोल्व कर सकते हो, बट जो भी दो एडजेसेंट साइड लोगे उसके बीच का एंगल लेना है। और मैं जो आपको अभी जो भी बता रहा हूँ इसको मैंने डिराइव करके दिया आपको प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में, से एक बार भूल के होते एक बार भर जाए तो वापस देखने की शक्ति जरूरत पड़ेगी आपको। फिर 4 अगर तीनों वर्टेक्स गिवन हो तो ये आप लोग फॉर्मूला पढ़ते थे, हाफ ऑफ मॉड x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। फिर आप लोगों को ट्राइंगल्स को लेके क्या क्या प्रॉपर्टीज, अच्छा आप लोगों को ये पता है कि कितने टाइप के ट्राइंगल्स होते हैं, सबका आप लोग को आइडिया नहीं। तो स्टैंडर्ड टाइप हो तो उसमें कौन कौन से टाइप के ट्राइंगल्स होते हैं? सबसे पहले स्केलिंग ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड अलग अलग, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल, तीनों राइट एंगल ट्राइंगल, एक एंगल आप लोगों का 90 डिग्री का। अब उसके अंदर फिर एक्यूट एंगल ट्राइंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, वो सब है। एक्यूट एंगल ट्राइंगल मींस तीनों एंगल लेस देन 90, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल एक एंगल 180 से, तो एक एंगल 90 से बड़ा, एक एंगल ऐसा हो सकता है दो एंगल 90 से बड़ा, क्यों? ट्राइंगल कैसा बिटवीन एंगल के एडिशन मिलके तो 180 होगा, जैसे तो पॉसिबल नहीं है कि दो एंगल 90 से बड़े हो जाए। तो ये टाइप ऑफ एंगल्स आप लोगों को ऑलरेडी आइडिया है। पहले इतना लिख लो फिर मैं आपको बताऊँ, क्योंकि अभी तक जो मैंने आपको बताया सब 10 की बातें थी। अब जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये अब शायद हो सकता है कि थोड़ी बहुत चीजें ना पता हो आपको। तो इसमें बस आपके लिए शायद नया वो एक्सटर्नल डिवीजन वाला पार्ट है।
कौन सा देखना, ये आप लोगों के सामने में ट्रायंगल एबीसी ले रखा है, कोई भी टाइप का ट्रायंगल हो सकता है, मे बी स्क्वायर, मे बी आइसोसेलेस, मे बी इक्विलेटरल। ए से अगर मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और लकीली ऐसा हो रहा है कि वो जो लाइन है वो बीसी को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, राइट। तो इसको क्या बोलते हैं जो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, क्या बोलते हैं, मीडियन। क्या बोलते हैं इसको, मीडियन। मीडियन का काम क्या होता है, जो ऑपोजिट लाइन सेगमेंट को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, बेसिकली उसका बाइसेक्टर होता है, बाइसेक्टर भी को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। वैसे यहाँ पर एक दूसरा मीडियन है, ये एडी है, ये बीई है, ये सीएफ है, ये तीनों ही मीडियन है जो ऑपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। किसी भी ट्राइंगल का वेदर इट इज स्केलिन और आइसोसेलेस और इक्विलेटरल और राइट एंगल और कोई भी टाइप का ट्राइंगल, मीडियंस आर ऑलवेज कॉन्करेंट। मीडियंस आर ऑलवेज कॉन्करेंट। कॉन्करेंट लाइन किसको बोलते हैं, जो एक ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास रहा है, में बहुत बड़ी केस वर्डिंग को। तो ये तीनों के तीनों मीडियन जो होंगे वो एक ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास होता है, और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड। क्या बोलते हैं इसको, इस सेंट्रोइड की प्रॉपर्टी होती है कि आप लोग टेंथ में पढ़ोगे कि आप लोग को पता होगा क्या होता है वो प्रॉपर्टी, मुझे वो फॉर्मूला नहीं आती तो चलेगा, आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी सेंट्रोइड जो होता है इसको नॉर्मल हम किससे डिनोट करते हैं, जी से। किससे डिनोट करते हैं, जी से। और वो जो जी होता है, जो सेंट्रोइड होता है, वो हर लाइन सेगमेंट को इंटरनली 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। कौन से रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। ये हमेशा आपका 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, इसीलिए जो फॉर्मूला आप लोग बोलते हो फॉर्मूला बनी है। यहाँ पर आपका जी है जो कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, डी को 2:1 के रेशियो में। डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, डी इज व्हाट, इट्स द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। तो अगर इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो डी क्या है आपका, मिड पॉइंट है, तो व्हाट इज कोऑर्डिनेट ऑफ डी, x2 प्लस x3/2 कॉमा, ठीक है ना। तो अब सेक्शन फॉर्मूला अगर अप्लाई करें इंटरनल डिवीजन का, तो 2 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, 1 के साथ x1 मल्टीप्लाई होगा, तो 1 into x1 is x1, 2 के साथ ये मल्टीप्लाई हुआ था, 2 और 2 कैंसिल, तो क्या बचा x2 प्लस x3 डिवाइड बाय m प्लस n, तो 2 plus 1 3, and same for the y coordinate, 1 into y1, तो y1 प्लस 2 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा y2 प्लस y3 डिवाइड बाय, जिसको आप सेंट्रोइड की फॉर्मूला बोलते हैं, है ना। वो फॉर्मूला बनी कहाँ से, बिकॉज वो कोई भी मीडियन को कौन से रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1, वो भी इंटरनल, ठीक है। अब अगर आप लोगों को ये मीडियन को लेकर अगर ऐसा दे कि भाई ट्राइंगल एबीसी है, इस एबीसी का मिड पॉइंट डीएफ दिया हुआ है, एबीसी नहीं दिया हुआ, आपको क्या कोऑर्डिनेट दे रखा है, डी, ई और एफ दिया हुआ है, और आपको बोलते हैं ट्राइंगल एबीसी का सेंट्रोइड निकालते हैं। आपके पास डी है, ई है और एफ है, आपको ये कोऑर्डिनेट पता है, तो मैं दे देता हूँ। डी आपका -1,4 है, एफ आपका सपोज 0,5 है, ई आपका 2,6 है। आपको बोला जैसे एबीसी का सेंट्रोइड निकालो, कैसे निकालें, आप ये बोल रहे हो। और किसी को कोई मेथड पता हो, जैसे ए का कोऑर्डिनेट x1, y1, बी का कोऑर्डिनेट x2, y2, सी का कोऑर्डिनेट x3, y2, सबको जी की फॉर्मूला पता ही होता है, सेंट्रोइड कैसे निकालते हैं, शायद ये ना हो कि पता भी कैसे आए, बट ये तो पता होता है x3 की तरह टाउ हो, इतना पता होता है, बट उसको यूज करोगे कैसे, उसके लिए आपको एफ एबीसी की वैल्यू चाहिए होगा, कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे, तो कैसे निकालें, ये कैसे निकालोगे,
डी ए बी का क्या है? मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट की फॉर्मूला लगा के एक भी ये कर सकता हूँ कि x1 प्लस x2 बाई 2 इक्वल टू -1, फिर y1 प्लस y2 बाई 2 इक्वल टू 4। कितना अननोन है आपके पास? 6। कितना अननोन है? 6। 1 2 3 4 5 6 अननोन है। तो कितने इक्वेशन? 2 ये रहे, 2 यहाँ से मिलेंगे। x2 प्लस x3 बाई 2 इक्वल टू 0, y2 प्लस y3 बाई 2 इक्वल टू 5। 4 हो गए। फिर यहाँ से भी मिलेगा x1 प्लस x3 बाई 2 इक्वल टू 2 एंड y1 प्लस y3 बाई 2 इक्वल टू 6। पर इसको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो हमारे पास टाइम नहीं है। वैसे भी हम बड़े हो गए हैं, ये सब तो 9-10 के बच्चे करते हैं। हम क्या करें? हम ये नहीं करेंगे, तो हम क्या करें? पहले तो मैं एबीसी निकालूंगा। ठीक है, सेंट्रोइड का इंडायरेक्ट मतलब क्या? ट्रायंगल का सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट थोड़ी ना बदल जाने वाला है। डीएफ का जो सेंटर होगा वही एबीसी का सेंटर होगा, राइट? मैं आपको प्रूव भी कर देता हूँ, पर पहले चलो वो तो बात की बात है। मेरे को तो एबीसी चाहिए, चलो ऐसा मान लो एबीसी चाहिए और मुझे ये नहीं करना है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। तो कैसे करो? कौन? आपको एबीसी से सब कोऑर्डिनेट चाहिए। तो अगर इसको ज्वाइन कर लोगे तो फिर आप ये बोलोगे पहले सेंट्रोइड निकाल ले और फिर सेक्शन फॉर्मूला से करे। ऐसा तो नहीं हम करोगे, तो पहले सेंट्रोइड भी निकालना पड़ेगा। अगर मैं ये डीएफ को ज्वाइन करूं, सपोज ये डी और ई को ज्वाइन किया जो मिड पॉइंट है, और एफ को भी ज्वाइन किया, अभी आपको देखो तो ये डीईएफ बी क्या बनता है? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑपोजिट साइड पैरेलल, ये प्रॉपर्टी थोड़ी होती है। अगर मैं आपको 4 वर्टाइसेस दे दूं, तुम लोग को पहले 7th स्टैंडर्ड पढ़ के आना पड़ेगा। आप कोई भी 4 पॉइंट दे दिया जाए और आपको पता करना कि पैरेललोग्राम है कि नहीं, कैसे पता करोगे? ऑपोजिट साइड पैरेलल है कि नहीं, आपको कैसे पता कि पैरेलल है कि नहीं? कैसे चेक करते हैं? आपको ये करना पड़ेगा। आपका सबसे कम कंडीशन पैरेललोग्राम में होती है। अगर मुझे कोई 4 वर्टाइसेस दे एबीसीडी, मैंने 4 को ज्वाइन किया और मुझे पता करने को एबीसीडी जब क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, 4 पॉइंट को ज्वाइन करो तो क्वाड्रिलेटरल तो बनेगा ही। वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है कि मैं सिर्फ इतना देख लूंगा कि उसका डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि एसी का मिड पॉइंट, अगर आपको पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के ऊपर पूछे ना प्रॉपर्टी क्या होती है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एसी का मिड पॉइंट और बीडी के मिड पॉइंट को सेम होना पड़ेगा। मैं इतना ही चेक कर लूंगा बस, और कुछ भी चेक नहीं करूंगा। क्या चेक करूंगा? एसी का मिड पॉइंट और बीडी का मिड पॉइंट सेम है कि? अगर पैरेललोग्राम है तो डायगोनल डेफिनेटली बाइसेक्ट करेंगे ही करेंगे। इतने से इतना होगा तो पैरेललोग्राम है। हाँ, फिर उसके बाद आपको ये भी पता चलता है कि हाँ इस डायगोनल का लेंथ सेम है, या फिर आपको ये पता चलता है कि यहाँ पर 90 डिग्री बनता है, तो आपको कंफर्म होता है भाई वो पैरेललोग्राम तो है, बट रेक्टेंगल भी बन गया, क्योंकि 90 डिग्री बना लिया एडजेसेंट साइड। तो रेक्टेंगल में फिर कंडीशन बढ़ेगी, डायगोनल बाइसेक्ट तो करना ही चाहिए, फिर एडजेसेंट साइड 90 डिग्री में बनानी चाहिए। फिर आपको ये भी प्रूव करने की स्क्वायर भी है, तो स्क्वायर की और एक कंडीशन इंक्रीज करनी चाहिए। क्या? एडजेसेंट साइड इक्वल आने चाहिए। या तो फिर आप ये भी कर सकते हैं कि डायगोनल का लेंथ है, डायगोनल का लेंथ है, तो वो स्क्वायर बन जाएगा। तो स्क्वायर में सबसे ज्यादा कंडीशन प्रूव करनी होती है, और पैरेललोग्राम में सबसे कम कंडीशन प्रूव करनी होती है। तो आपसे पूछे आपको पैरेललोग्राम प्रूव कैसे करते हो, तब क्या करोगे? ये उनके डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे कि वो चेक कर लेना। अगर करना है तो पैरेललोग्राम कंफर्म, नहीं करना है तो नहीं। तो वो कंसेप्ट में यहाँ यूज कर लेता हूँ। अगर मुझे पता चल रहा है कि डीएफबी अगर पैरेललोग्राम है तो इनके डायगोनल डेफिनेटली बाइसेक्ट करते हैं। तो डीएफ का जो मिड पॉइंट है वही मिड पॉइंट किसका होगा? बी का होगा। डीएफ का जो मिड पॉइंट है वही मिड पॉइंट किसका होगा? बी का होगा। तो डीएफ का तो मिड पॉइंट मुझे मिल ही रहा है, डीएफ का मिड पॉइंट क्या होगा?
-1/2 कॉमा 9/2 है ना। df का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा -1 + 0/2 + 4 + 5/2 तो 9/2 हो गया। और वही सेम मिड पॉइंट किसका होगा b का भी होगा। और b का मिड पॉइंट मतलब कौन x2 + 2/2 y2 + इक्वेट कर लूंगा डायरेक्टली मुझे x2y2 मिल जाएगा। और x2y2 मिल गया फिर ये है तो ये भी मिल जाएगा क्योंकि इन दोनों का मिड पॉइंट ये है। फिर ये मिल गया तो ये भी मिल जाएगा। तब आप लोगों को इतने सारे इक्वेशन सोल्व नहीं करने चाहिए पैरेललोग्राम यूज करें। ठीक है। और जो हमारा एक्चुअल क्वेश्चन था कि भाई अगर df दिया जाए मुझे अगर abc का अगर सेंट्रोइड निकालना हो तो मुझे abc निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है क्योंकि इनडायरेक्टली सेंट्रोइड मींस योर सेंटर पॉइंट ऑफ ट्रायंगल तो वो सेम ही होने वाला है df का निकालो या abc का निकालो। एक बार प्रूव करके भी देखते हैं। अगर a मेरा x1, y1 है, b सपोज x2, y2, c सपोज x3, y3, then what is coordinate of d? d का कोऑर्डिनेट क्या बोलोगे x1 + x2/2, y1 + y2/2। what is coordinate of e? x2 + x3/2, y2 + y3/2। और वैसे ही ac का कोऑर्डिनेट क्या होगा x1 + x3/2, y1 + y3/2। और ये तीनों को जोड़ता हुआ ट्रायंगल का सेंट्रोइड निकालना है। इसके लिए तो फॉर्मूला है सेंट्रोइड की। अगर वो फॉर्मूला अगर आप यूज कर लो तो क्या करोगे दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 3 है ना। तीनों का एडिशन करके डिवाइड बाय 3 करोगे वही तो फॉर्मूला होती है सेंट्रोइड की। तीनों का एक्स कोऑर्डिनेट का एडिशन डिवाइड बाय 3। तो अगर इसका एडिशन करके डिवाइड बाय 3 करोगे तो नीचे तो 6 आ जाएगा। कैसे 6? तीनों में 2 है डिवाइड में नीचे 6 आ जाएगा। ऊपर क्या बचा होगा ये तीनों का एडिशन। x1 कितनी बार है 2 बार, x2 कितनी बार है 2 बार, x3 भी कितनी बार है तो ट्वाइस ऑफ x1 + x2 + x3। तो ये 2 से कैंसिल होगी तो वापस वही बात आ गई। abc का सेंट्रोइड सेम फॉर y कोऑर्डिनेट। इसीलिए आपको अगर abc का सेंट्रोइड निकालना और df देना हो तो डायरेक्ट df का सेंट्रोइड निकाल के आ जाना वही abc का सेंट्रोइड हो जाएगा। ठीक है। उसके लिए आपको abc पॉइंट की एक्सेस की जरूरत नहीं। तो ये वर्डिंग सेंट्रोइड क्या होता है तो आप क्या बोलोगे 4 टर्मिनोलॉजी जो आपको ट्रायंगल में सीखना है। फर्स्ट वन इज सेंट्रोइड। सेंट्रोइड इज व्हाट? इट्स एन इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल द मीडियन। और मीडियन का काम क्या होता है जो अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है बाइसेक्ट करता है। उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है सेंट्रोइड जो होता है वो मीडियन को इंटरनली कौन से रेशियो में डिवाइड करता है 2:1 के रेशियो। फिर सेकंड पॉइंट इज ऑर्थो सेंटर। जैसे सेंट्रोइड होता है वैसे एक पॉइंट होता है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर का काम क्या होता है ऑर्थो सेंटर जो होता है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है ऑल्टीट्यूड्स का। ऑल्टीट्यूड समझते हो ना क्या जो ऑपोजिट साइड के साथ कितना डिग्री बनाता है 90। ये ऑपोजिट साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है बट ये 90 डिग्री नहीं बनाता है। ये 90 डिग्री बनाता है बट इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं करता। उसको बोलते हैं मीडियन। जो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है जो 90 डिग्री बनाता है उसको क्या बोलते हैं ऑल्टीट्यूड। एंड ऑल्टीट्यूड्स आर ऑलवेज कॉन्करेंट इन एनी काइंड ऑफ ट्रायंगल। कोई भी ट्रायंगल हो ऑल्टीट्यूड जैसे सेंट्रोइड मीडियन आप लोगों का कॉन्करेंट होते हैं वैसे ऑल्टीट्यूड भी हमेशा कॉन्करेंट होते हैं वो एक ही पॉइंट से पास होते हैं। ये जो पॉइंट होता है जहां पर तीनों ऑल्टीट्यूड एक साथ आते हैं मतलब मीट करते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट उसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। तो आपको पूछे कि ऑर्थो सेंटर क्या होता है तो यहाँ बोलोगे इट्स एन इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल द ऑल्टीट्यूड। इसमें डायरेक्ट ऐसा कोई रेशियो वेशियो नहीं होता है कि डायरेक्टली आपको फॉर्मूला मिल जाएगी जैसे सेंट्रोइड में फॉर्मूला। तो ऑर्थो सेंटर कैसे निकालना वो आगे बात करेंगे बट ऑर्थो सेंटर का तो क्या होता है वो अभी तो आपको पता हो। ओके। अच्छा हाँ एक ट्रायंगल में आप ऑर्थो सेंटर डायरेक्टली निकाल पाओगे। आप सोचें अगर राइट एंगल ट्रायंगल है अगर मुझे पता है कि ऑर्थो सेंटर क्या होता है जहां पर तीनों ऑल्टीट्यूड एक साथ मीट होते हैं। इस ट्रायंगल एबीसी में जो आप लोगों का और राइट एंगल ट्रायंगल है तो ए से बनने वाला ऑल्टीट्यूड कौन है AB
जो अपोजिट साइड का कितना डिग्री बना रहा है 90, तो ए बी क्या है आपका ऑल्टीट्यूड है, बीसी भी से ऑल्टीट्यूड है, सी से पास होने वाला ऑल्टीट्यूड कौन है सीबी, और ये ऑल्टीट्यूड और ये ऑल्टीट्यूड कहाँ मीट हो रहा है बी के ऑल्टीट्यूड सर ऑलवेज कौन सर, तो फिर तीसरा ऑल्टीट्यूड को भी कहाँ से पास होना पड़ेगा बी से पास होना पड़ेगा। इट मींस राइट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर कौन होता है पॉइंट बी। वापस एक बार नहीं सुनना, ऑल्टीट्यूड आर ऑलवेज कॉन्करेंट, ऑल्टीट्यूड क्या होते हैं ऑलवेज कॉन्करेंट, का मतलब क्या हुआ तीनों ऑल्टीट्यूड हमेशा एक ही पॉइंट से पास होंगे। अब अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ए से पास होने वाला ऑल्टीट्यूड मतलब कौन ए बी, क्योंकि उसने ऑपोजिट साइड के साथ 90 डिग्री बनाया, सी के साथ पास होने वाला ऑल्टीट्यूड कौन तो सी बी, क्योंकि उसने ऑपोजिट साइड के साथ 90 डिग्री बनाया, तो ये भी एक ऑल्टीट्यूड है ये भी एक ऑल्टीट्यूड है, ये दोनों ऑल्टीट्यूड कहाँ मीट कर रहे हैं डी पे, और तीनों ऑल्टीट्यूड अगर कॉन्करेंट है तो तीसरे को भी कहाँ से पास होना पड़ेगा बी से पास होना पड़ेगा, ऑप्शन ही कहाँ उसके पास, और तीनों ऑल्टीट्यूड का इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज ऑर्थो सेंटर, दैट मींस इसमें बी खुद ही ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। तो अगर लकी ऐसा हुआ कि आपको जो ट्रायंगल दिया वो राइट एंगल ट्रायंगल है तो आपको ऑर्थो सेंटर अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं, जो बी पॉइंट है वही आपका ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। हाँ, अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो आपको ढूंढना पड़ेगा, और कैसे ढूंढने की वो आगे बात करेंगे, बट अभी आपको ऑर्थो सेंटर क्या होता है उसको ध्यान रखें। मीडियन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट सेंट्रोइड, ऑल्टीट्यूड का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑर्थो सेंटर। फिर एक होता है इन सेंटर और एक होता है सर्कम सेंटर। इन सेंटर जैसे ये आप लोगों का ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी, कोई भी ट्रायंगल है, यहाँ पर ऑब्वियसली कुछ एंगल बनते होंगे एबीसी के पास, है ना, तीनों पे कुछ ना कुछ एंगल बनते होंगे, तो तीनों के एंगल बाइसेक्टर भी होंगे। ए से एक एंगल बाइसेक्टर पास हो रहा है, ये थीटा है, थीटा 1 है तो ये भी थीटा 1 है, एंगल बाइसेक्टर को फिर क्या बोलोगे, वो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता होगा। बी से भी एक एंगल बाइसेक्टर पास हो रहा है और सी से भी एक एंगल बाइसेक्टर पास हो रहा है, थीटा 3 और थीटा 3। ये तीनों एंगल बाइसेक्टर भी ऑलवेज कॉन्करेंट होता है, जैसे मीडियंस कॉन्करेंट होते हैं, ऑल्टीट्यूड्स कॉन्करेंट होते हैं, सिमिलरली एंगल बाइसेक्टर्स आर ऑलवेज कॉन्करेंट, एंड द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल द एंगल बाइसेक्टर्स इज कॉल्ड इन सेंटर। क्या बोलते हैं तीनों एंगल बाइसेक्टर के इंटरसेक्टिंग पॉइंट है तो उसको क्या बोलते हैं इन सेंटर। और इसके इन सेंटर नाम के पीछे भी एक लॉजिक है या एक कंसेप्ट है कि अगर ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बन सकता है, तो तीनों साइड को टच करता हो बन सकता है। इसको कौन सा सर्कल बोलोगे, अगर अंदर बन रहा है तो नहीं, अंदर बन रहा है तो इन सर्कल, अंदर बन रहा है तो बाहर बनता है तो सर्कल, अंदर बना तो क्या बोलते हैं इसको, तो हर सर्कल का कोई सेंटर होता है, इसका भी होगा कोई ना कोई सेंटर, और वो सेंटर सबको दिया है। फिर बाद में जाके पता चले कि ये तो वही पॉइंट है जहां पर तीनों एंगल बाइसेक्टर इंटरसेक्ट होते हैं, तो जहां पर तीनों एंगल बाइसेक्टर इंटरसेक्ट होते हैं वही पॉइंट बन रहा था इन सर्कल का सेंटर, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया गया इन सेंटर। तो इन सर्कल का सेंटर इज एग्जैक्टली द सेम पॉइंट वेयर ऑल द एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, इसकी डायरेक्टली फॉर्मूला होती है, बिकॉज यहाँ पर भी सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का कंसेप्ट यूज होता है, तो ये फॉर्मूला आपको तो ध्यान में रख लेना, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से बना है तो उसका डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। अगर कभी आपको इन सेंटर फाइंड करना था, आप लोग को ये पता है कि ए बी के लेंथ को क्या बोलते हैं, स्मॉल सी, बीसी के लेंथ को स्मॉल ए, एसी के लेंथ को स्मॉल बी, एसी के लेंथ को इन सेंटर की फॉर्मूला, इसका लेंथ कितना है ए, उसको लेके ऑपोजिट वर्टेक्स, इसका ऑपोजिट वर्टेक्स कौन है ये वाला, उसका एक्स कोऑर्डिनेट x1, तो ax1, b का ऑपोजिट कौन ये वाला, तो b का x2 के साथ ऑपोजिट वर्टेक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है साइड के लेंथ को, a into x1 प्लस b into x2 प्लस c into x3 divided by a plus b plus divided by a plus b, and same for the y coordinate.
a/1 plus b/2 plus c/3 डिवाइड बाई a प्लस। हमारे पास इन सेंटर कभी किसी का भी फाइंड करना कोई भी ट्रायंगल का तो डायरेक्टली फॉर्मूला है, बट वो इन सेंटर होता क्या है, कोई पूछे तो क्या बोलोगे, जहां पर तीनों एंगल बाइसेक्टर मीट होते हैं ना, वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं, इन सेंटर। उसको इन सेंटर क्यों बोला है, तो उसका रीजन मैंने बताया कि इन सर्कल का सेंटर यही पॉइंट आता है, इसलिए उसको इन सेंटर बोलते हैं। ठीक है। एंड फोर्थ, 4 पॉइंट जो ध्यान में रखने हैं उसमें फोर्थ है, ये इन सेंटर की बात है, फोर्थ है आप लोगों का सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर क्या होता है पहले तो, a line which is bisector as well as altitude. This is called the perpendicular side bisector. मीडियन का काम क्या होता है, नहीं, मीडियन का काम क्या होता है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ऑल्टीट्यूड का काम क्या होता है, ऑपोजिट साइड के साथ 90 डिग्री बनाता है, राइट। अब जो ऑल्टीट्यूड होगा मीडियन होना जरूरी नहीं है, और जो मीडियन होगा, पर मेरे पास एक ऐसा लाइन है जो 90 डिग्री भी बना रहा है और इक्वल पार्ट में डिवाइड भी कर रहा है, बट ऑपोजिट वर्टेक्स नहीं पास कर, इसलिए आप उसको मीडियन भी नहीं बोल सकते, ऑल्टीट्यूड भी नहीं बोल सकते। दिस इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर साइड बाय। परपेंडिकुलर समझते हो ना, दिस द परपेंडिकुलर क्यों, बिकॉज़ इसने क्या बनाया 90 डिग्री। बाइसेक्टर क्यों, बिकॉज़ दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। इस लाइन को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर। और हर ट्रायंगल में 3 परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर होंगे। इसका जैसे पर्टिकुलर साइड बाइसेक्टर AB का, वैसे BC का भी होगा, AC का भी होगा। जैसे मीडियंस आर ऑलवेज कॉन्करेंट, ऑल्टीट्यूड्स आर ऑलवेज कॉन्करेंट, एंगल बाइसेक्टर्स आर ऑलवेज कॉन्करेंट, सिमिलरली परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर्स आर ऑलवेज कॉन्करेंट। ये भी हमेशा कॉन्करेंट। कौन, तीनों साइड के साथ 90 डिग्री बना रहा और इक्वल पार्ट में डिवाइड भी कर रहा। और ये तीनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, दिस इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड सर्कम। क्या बोलेंगे उसको, इन वाइट सर्कम सेंटर। इसके पीछे का रीजन ये था कि बाहर जो आप सर्कल बनाए उसको कौन सा सर्कल बोलते हैं, सर्कम सर्कल। अंदर बनाना तो क्या बोलते हैं, इन सर्कल। बाहर बना तो क्या बोलते हैं, इस सर्कल का भी तो कोई सेंटर होगा, तो सेंटर को यही पॉइंट आ रहा है जहां पर तीनों परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर मीट कर रहे हैं, इसलिए सर्कम सर्कल के तो उसका नाम दे दिया गया सर्कम। पर इसकी भी डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं होती है, क्योंकि कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। इस ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर की डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं, वो हमें डिराइव मतलब हमें ढूंढना पड़ेगा। उसके ढूंढने के मेथड्स होते हैं, वो मेथड सिखाऊंगा। बट आपके पास सेंट्रोइड और कभी इन सेंटर ढूंढने की बात आए तो आपके डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये 4 किसी भी ट्रायंगल में 4 पॉइंट होते हैं जो हमें पता होना चाहिए। सेंट्रोइड, वापस एक बार, सेंट्रोइड क्या है, जहां पर तीनों मीडियन इंटरसेक्ट होते हैं, और मीडियन क्या होता है, जो ऑपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। उसकी डायरेक्ट फॉर्मूला उसकी डिवीजन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ऑर्थो सेंटर जहां पर तीनों ऑल्टीट्यूड इंटरसेक्ट होते हैं। ऑल्टीट्यूड कौन है, जो ऑपोजिट साइड के साथ 90 डिग्री बनाते हैं। उसमें अगर राइट एंगल ट्रायंगल कभी दे दिया हो तो जो B पॉइंट है जहां 90 डिग्री बनता है वही आपका ऑर्थो सेंटर है। थर्ड वन इज इन सेंटर, जहां पर तीनों एंगल बाइसेक्टर इंटरसेक्ट होते हैं। वाई इज इक्वल टू इन सेंटर, तो अंदर का सर्कल का सेंटर वही है, इसलिए उसकी भी एक फॉर्मूला वो ध्यान में रख लेना आपको। और फोर्थ वन इज द सर्कम सेंटर, वो किसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ऑन द परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर, जो 90 डिग्री भी बना रहा है, ऐसे लाइन जो 90 डिग्री भी बना रहा है और इक्वली डिवाइड भी कर रहा है। ठीक है, ये 4 कंप्लीट।